हेलो दोस्तों। आज से हम रीट लेवल 1 की मैथ्स की क्लास चालू कर रहे हैं। तो दोस्तों ये आज से पहली क्लास है और पहली क्लास का ये पार्ट 1 है। तो आपके दोस्तों पहली जो यूनिट है, टोटल 6 यूनिट है, जिसमें पहली यूनिट जो है उसमें टोटल 5 पार्ट हैं। तो उसमें जो पहला पार्ट है वो है 1 करोड़ तक की संख्याएं। तो आप लोग देख सकते हैं जो आपका पहला पार्ट क्या है, 1 करोड़ तक की संख्याएं। 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्याएं। तो दोस्तों पूर्ण संख्याएं पढ़ने से पहले पहले हम ये जानते हैं संख्याएं किसे कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, संख्याएं क्या होती है। अंक गणित में संख्याओं को लिखने के लिए पूर्णतः वैज्ञानिक एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य संकेत 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इन 10 संकेतों को अंक अथवा संख्या कहते हैं। तो दोस्तों एक बात ध्यान रखना, संख्या किसको कहते हैं? 0 से 9 तक के जो अंक होते हैं इनको हम संख्या कहते हैं। तो मुझे लगता है इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। दोस्तों हम ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे। हम डीप कहाँ जाएंगे? जहाँ समझने की ज़रूरत होगी। जो चीज़ें हमें नॉर्मली पता है उन चीज़ों को ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अब दोस्तों बात संख्याएं हमारे समझ में आ गई, तो अगला जो चीज़ है वो ये आता है कि ये पूर्ण संख्याएं क्या होती है। ठीक है। तो पूर्ण संख्याओं को समझने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये सब संख्याओं के प्रकार हैं। तो पहले हम संख्याओं के प्रकार पढ़ते हैं, जिसके अंदर पूर्ण संख्याएं भी आपकी आ जाएगी। देखिए, संख्याओं के प्रकार। तो संख्याओं के प्रकार में पहला है प्राकृत संख्या। दोस्तों प्राकृत संख्या को हम एन से डिनोट करते हैं, एन से दर्शाते हैं। एन का मतलब होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का जो फर्स्ट लेटर होता है वो होता है एन। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। गिनती की संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है। और दोस्तों एक बात ध्यान रखना, प्राकृत संख्या जो स्टार्ट होती है वो 1 से शुरू होती है, 2, फिर उसके बाद 2, 3, 4, 5 से लेके अनंत तक जाती है। ठीक है। तो ये आपका प्राकृत संख्या हुई। अब दोस्तों आती है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या को दोस्तों, पूर्ण का हम इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर, मतलब एच WHOLE। तो होल का मतलब क्या होता है? पूर्ण। ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो प्राकृत संख्याओं में जीरो को शामिल करने से पूर्ण संख्याएं प्राकृत प्राप्त होती है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, जीरो के साथ में यदि आप प्राकृत संख्याएं जोड़ देंगे, मतलब एन को, तो ये सब आपकी क्या बन जाएगी? होल नंबर। ठीक है। तो दोस्तों ये आपका स्टेटमेंट में भी आ सकता है कि पूर्ण संख्याओं में और प्राकृत संख्याओं में क्या फ़र्क होता है। तो पूर्ण संख्याओं में और प्राकृत संख्या में फ़र्क इतना सा होता है कि प्राकृत संख्याओं के अंदर जीरो नहीं आता है, जबकि पूर्ण संख्याओं में जीरो आता है। बस इतना सा फ़र्क है। ठीक है। अब दोस्तों आगे चलते हैं तो आपको समझ में आ गया। अब दोस्तों हमको जो पढ़ना है इस चैप्टर में वो यही पढ़ना है 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्याएं। तो दोस्तों हमने दो चीज़ें समझ ली, हमने संख्याएं समझ ली, पूर्ण संख्याएं समझ ली। अब दोस्तों संख्याओं के और भी प्रकार हैं जिनसे हमेशा क्वेश्चन आते हैं, इस साल भी आए थे रीट के अंदर। तो उससे समझने से पहले हम कुछ और प्रकारों को पढ़ते हैं जो हमारे काम आएंगे। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है। हाँ एक सेकंड। देखिए, अगली जो चीज़ है वो ये है पूर्णांक संख्याएं। अब दोस्तों एक बात समझना, पूर्णांक संख्याएं क्या होती है। पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित करने से, पूर्ण संख्याएं दोस्तों क्या थी, मैंने आपको बताया था अभी, याद रखो। पूर्ण संख्याएं क्या होती है? जीरो प्लस नेचुरल नंबर। ठीक है। तो अब उसमें क्या किया हमने, माइनस वाली संख्याएं और मिला दी। माइनस वाली कौन सी? जीरो के बाद क्या आता है? -1, फिर -2, फिर -3। ऐसे दोस्तों आप कहाँ तक चले जाओ? अनंत तक। ठीक है। माइनस अनंत और इधर प्लस अनंत तक यदि हम चले जाएंगे तो हमें जो संख्याएं प्राप्त होगी उनको क्या बोलेंगे हम? पूर्णांक संख्याएं। दोस्तों पूर्णांक जो होता है उसको इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर। क्या बोलते हैं? आपको याद रखना है, इंटीजर, जिसको हम आई से दर्शाते हैं। तो इसलिए पूर्णांक संख्याएं जो होती है वो माइनस अनंत से अनंत की ओर जाती है और ऋणात्मक संख्याओं को शामिलित करने से पूर्णांक संख्याएं बन जाती है। ठीक है। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई कि पूर्णांक संख्याएं क्या होती है। अब दोस्तों अगली चीज आती है अभाज्य संख्याएं। तो दोस्तों अभाज्य संख्या क्या होती है, इसको जरा ध्यान से समझना। दोस्तों मैं इसकी आपको दो परिभाषाएं बताऊंगा, लेकिन जो दूसरी परिभाषा है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली परिभाषा सबको पता होती है, लेकिन दूसरी परिभाषा थोड़ी अच्छी है ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। देखिए, वे संख्याएं जो 1 से
और स्वयं से विभाजित होती है, एक से और स्वयं से विभाजित होती है, अथवा जिन संख्याओं के सिर्फ दो गुणनखंड हो, जैसे दो, जैसे 11 एक क्या है, अभाज्य संख्या। 11 के अंदर या तो एक 11 का ही भाग जाता है या फिर एक का भाग जाता है, इसके अलावा, इन दोनों के अलावा इसके अंदर और किसी का भाग नहीं जाता। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि क्या ध्यान रखना है कि पूर्णांक, सॉरी, अभाज्य संख्या हम किसे कहते हैं, एक सेकेंड, हाँ, अभाज्य संख्या में कैसे किसे कहते हैं, वे संख्याएं जिनके सिर्फ दो गुणनखंड हो। ठीक है, अब देखो दोस्तों आगे चलते हैं। तो अब क्या है, महत्वपूर्ण बिंदु आपको ध्यान रखने हैं दोस्तों, इनसे क्वेश्चन आते हैं। दो सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं, दोस्तों एक बात ध्यान रखना है, एक, अब आप पूछो, कभी आपने ये बात सोची है कि एक अभाज्य संख्या क्यों नहीं है? क्योंकि दोस्तों हमने जैसा कि पढ़ा कि अब परिभाषा के अनुसार तो जैसे कोई संख्या स्वयं से विभाजित हो, एक एक से विभाजित होता है तो ये अभाज्य संख्या होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों बात ये आती है कि इस अभाज्य संख्या के लिए सिर्फ दो गुणनखंड होने चाहिए। एक का एक फैक्टर तो एक हो गया, लेकिन दूसरा फैक्टर क्या है ये नहीं निकाल सकते। इसलिए एक जो है ना तो वो अभाज्य संख्या है, ना वो मतलब अभाज्य संख्या नहीं है। एक जो है वो जिसे कहते हैं कि उसको किसी प्रकार से क्लासीफाई नहीं कर सकते। एक केवल एक प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है, उसके अंदर आ जाती है, लेकिन एक अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, तो ये इस बात का ध्यान रखना है। तो दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, ये बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दो क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। इसके बाद दो एकमात्र समअभाज्य संख्या है। तो दोस्तों एक बात आप ध्यान रखना कि दो के बाद अगली सम संख्या क्या आती है, 4, फिर क्या आती है, 6। तो ये जितनी भी दो के बाद जितनी भी संख्याएं आती है ना, वो सब क्या है, दो से विभाजित हो जाती है। सम संख्या की परिभाषा भी यही होती है, जो संख्याएं दो से विभाजित हो तो वो क्या कहते हैं, सम संख्या। तो इस बात का ध्यान रखना कि दो एकमात्र ऐसी संख्या है जिसके दो फैक्टर होते हैं। कौन कौन से होते हैं, दो के, यदि आपसे फैक्टर, क्योंकि हमने परिभाषा पढ़ी है अभाज्य संख्या की कि जिस संख्या के दो फैक्टर हो, तो दो के दो फैक्टर कौन कौन से हैं, एक तो है दो खुद, ठीक है, और एक है एक। तो जो दो है वो इन दो से विभाजित होता है केवल और केवल, इसलिए दो जो है वो एक समअभाज्य संख्या है। इसके बाद दोस्तों अगली बात करते हैं कि तीन सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। दोस्तों आपको पता है जो तीन है, क्योंकि एक अभाज्य संख्या होती नहीं है, दो समअभाज्य संख्या है, उसके बाद किसका नंबर आता है, तीन। तो तीन जो है वो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। ठीक है, ये दोस्तों मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कभी कभी आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछेगा कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, मतलब दो अंकों की सबसे बड़ी विषम अभाज्य संख्या और और सबसे छोटी एक अंक की सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या का अंतर बताइए। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि 97 जो होती है दो अंकों की सबसे बड़ी विषम अभाज्य संख्या होती है, और एक अंक की सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। तो दोस्तों इसका अंतर कितना आ जाएगा, 94। इस तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं, तो मैं इसलिए ये चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि ये आपके काम आएगी एग्जाम के अंदर, क्योंकि पिछली बार ऐसा एक क्वेश्चन भी आया था, उसको अभी हम करने वाले हैं। एक चीज़ ये ध्यान रखनी है, 11 जो है वो दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, और 97 जो है दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। मतलब 97 जो है वो दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है, क्योंकि दोस्तों 100 जो होता है वो तीन अंकों का हो गया, तो उससे पहले 99 आता है, 98 आता है और 97 आता है। तो दोस्तों 99 जो होता है वो 3 से डिवाइड होता है, और भी कई संख्याओं से डिवाइड होता है। 98 2 से डिवाइड होता है क्योंकि सम संख्या है। उसके बाद आता है 97। जो 97 जो होता है ये केवल और केवल केवल और केवल 97 और एक से विभाजित होता है। इसके केवल दो फैक्टर है, इसलिए 97 क्या है, दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, और 11 क्या है, दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो इन दोनों का दोस्तों यही क्वेश्चन इस बार रीट में आया था कि दो अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का सबसे बड़ी और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का अंतर बताइए। तो दोस्तों 97 में से 11 गए तो 86 आपका उत्तर इसमें आ जाता है। ठीक है, ये आपका सवाल आया था। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे ये है 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं हैं। तो एक बात अभी हम देखेंगे 1 से 100 तक कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं होती है। तो ठीक है, टोटल कितनी संख्याएं होती है 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं, 25। चलिए आगे चलते हैं। अब दोस्तों एक बार ये रीड का एक क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपको बताया भी था बोल करके और समझाया भी था, लेकिन एक बार देख लीजिए। रीड इस बार आया था, दो अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी अभाज्य संख्या में अंतर।
दोस्तों कई बच्चे गलतियां भी करके आए हैं, मैं बता देता हूँ गलतियां क्या क्या करके आए हैं। आपको पूछा गया है दो अंकों की सबसे बड़ी, दो अंकों की अब कईयों ने क्या किया, दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 99 भी होती है, ठीक है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या पे अंतर, तो बहुत से बच्चों ने क्या किया कि दो सबसे मतलब दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 99 ले ली। अब फिर उन्होंने क्या किया, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, दो, तो 97। तो दोस्तों ऑप्शन में नहीं था, तो ये यहाँ से बच्चों को पता चल गया कि अपना गलत है। फिर इसके बाद बात आती है कि कईयों ने क्या समझा, दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो उन्होंने क्या किया, दो अंकों की जो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है उसको ले लिया 97, ठीक है, मान लिया। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ये नहीं देखा कि उन्होंने दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछ रहा है, उन्होंने डायरेक्ट 97 में से 90 केवल 2 घटा करके 95 आंसर कर दिया, और 95 ऑप्शन में भी था। बहुत से बच्चे इसको टिक मार के भी आ गए, और फिर ये गलत हो गया। तो ये चीज़ क्या है, आपको ध्यान रखनी है। अब असलियत में सही क्या होगा आपका आंसर, कि आपसे ये पूछा गया है कि दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या में अंतर। दो अंकों की सबसे बड़ी क्या होती है 97, और सबसे छोटी क्या होती है 11। तो इनको जब माइनस करेंगे तो 7 में से एक गया तो 6, 9 में से एक गया 8, ठीक है। तो इस तरह आपका ये आंसर आ गया, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, ये आपका क्वेश्चन हो गया रीड का। अब इसके बाद अगली जो बात आती है, हम बात कर रहे थे कि 1 से 100 तक की जो अभाज्य संख्याएं होती है वो कितनी होती है, मतलब 25 जो संख्याएं होती है वो कौन कौन सी होती है। तो देखो दोस्तों, दो दो आपकी अभाज्य संख्या है, तीन आपकी अभाज्य संख्या है, 5, 7, ये तो 1 से 10 तक है। फिर उसके बाद 11, 13, 17, 19, ठीक है। फिर 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47। फिर उसके बाद आपकी 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। तो देखो आप काउंट करोगे तो ये होगी 4 4 8, 8 और 2 10, और 2 12, और 3 15, और 3 18, और 3 21, 21 और एक 22, और 3 25, ठीक है। तो ये आपकी 25 अभाज्य होती है। 1 से 100 तक आपकी कितनी अभाज्य संख्या होती है दोस्तों, याद रखना हमेशा 25। अभी मैं आपको एक बात और बताऊंगा कि ये, ठीक है, ये तो ये बात हो गई। इसके बाद दोस्तों एक बात और ध्यान रखना, 1 से लेके 100 तक तो 25 अभाज्य संख्या होती है, और 1 से लेके जो 1000 होता है ना, 1000 तक, यदि आपको कभी करना कोशिश, आपको चलो ये मैं एक टास्क दे रहा हूँ कि आपको 1 से 1000 तक की अभाज्य संख्याएं बतानी है कि कौन कौन सी होती है, कितनी होती है। वो तो ये लिख रखा 168 संख्याएं होती है, लेकिन आपको ये बताना है कि एक कमेंट बॉक्स में 1 से 100 तक, 1 से 1000 तक कितनी अभाज्य, जो अभाज्य संख्याएं होती है वो कौन कौन सी होती है, ठीक है। तो ये सब आपको बताना है। या फिर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ सीधा, 100 से 200 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती है। तो दोस्तों आपको ये चीज़ करनी है, फिर मैं आपको इसका तरीका बताऊंगा कि यदि कोई भी संख्या आपको दी हुई है, जैसे मान लो आपसे को दे दिया 221, और आपसे पूछा गया कि बताइए ये अभाज्य संख्या है कि नहीं है। तो अब दोस्तों ऐसे तो कैसे पता लगेगा कि ये अभाज्य संख्या है कि नहीं है। आप, हो सकता है कि आप कितनी संख्याओं का भाग दोगे इसके अंदर जिससे आपको पता लगेगा। तो क्या आप 220 संख्याओं का भाग थोड़ी ना दोगे, उसमें से देखोगे बैठ के। तो उसका एक तरीका होता है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। लेकिन अभी आपके लिए टास्क है कि आपको ये बताना है कि आपको क्या बताना है कि 100 से लेके 200 के बीच में कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं होती है, ठीक है। फिर मैं आपको उसका तरीका बताऊंगा। तो ये याद रखना दोस्तों। अगली चीज़ याद रखना कि 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 103, और 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997। तो दोस्तों इस बार रीट में आया था कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का अंतर। तो हो सकता है इस साल ये पूछ ले, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997, और 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 103। इनका अंतर कितना होगा, 9 में 7 में से 3 गए तो 4, 9 और 8, तो 894। तो हो सकता है दोस्तों इस साल रीट में ही क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि रीट का एग्ज़ाम 14-15 मई जैसा कि प्रस्तावित है, तो हो सकता है आ जाए। तो इसलिए मैंने आपको बताया। इसके बाद दोस्तों सम संख्याएं, जैसा कि आप सब जानते हो, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित होती है, 0, 2, 4, 6, 8, ठीक है। विषम संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती है, तो ये बात भी ध्यान रखनी है, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 जो भी है। इसके बाद दोस्तों संयुक्त संख्याएं, कंपोजिट नंबर इसको बोलते हैं, जैसा कि आप जानते हो। तो देखिए दोस्तों, कंपोजिट नंबर क्या होता है, संयुक्त संख्याएं क्या होती है, वे संख्याएं जिनके कम से कम 3 गुणनखंड हो।
अब दोस्तों आप पूछोगे कि जैसे चार जो है ये कम संयुक्त संख्या है कि नहीं है। चार है, छः है, नौ है, ये सब दोस्तों कंपोजिट नंबर है, संयुक्त संख्या है। कैसे? इनके तीन फैक्टर हैं। कैसे? एक तो एक है, एक दो है और एक चार है। तो इनके तीन, जिसके तीन फैक्टर हो गए उसको हम बोलते हैं संयुक्त संख्या। तो ऐसी कोई भी संख्या जिसके तीन, कम से कम तीन, ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे 12 एक संख्या है तो 12 के कितने फैक्टर हो, जैसे 12 एक सेकेंड, जैसे 12 एक संख्या है तो 12 के कितने फैक्टर हो गए, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद छः हो गया और 12 खुद हो गया। तो टोटल कितने फैक्टर हो गए, एक दो तीन चार पाँच छः। तो छः फैक्टर हो गए, तो इसका मतलब 12 क्या हुई, एक संयुक्त संख्या हुई। तो ये आपका तरीका होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगली चीज़ हम देखते हैं। हाँ तो दोस्तों अब हमने आपको पूर्ण संख्याओं के बारे में बता दिया और उसके साथ में और भी कई प्रकार की संख्याओं के बारे में बताया। अब आपकी बात आती है कि 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्याएं। तो दोस्तों अब 1 करोड़ तक की हम काउंट, मतलब एक पैटर्न देखेंगे कि भाई हमको जब भी 1 करोड़ तक की कोई भी संख्या दी होती है तो उसको हम किस तरह प्रकार लिखते हैं। दोस्तों एक बात ध्यान रखना, किसी भी संख्या में दाईं ओर से जो पहला अंक होता है उसको बोलते हैं हम इकाई, दूसरा अंक दहाई, तीसरा अंक सैकड़ा, चौथा अंक हजार, पांचवा अंक 10,000, छठा अंक लाख, सातवां अंक 10 लाख, आठवां अंक 1 करोड़ दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, ये तो हुई एक लैंग्वेज की बात। अब मैं आपको दोस्तों एक छोटा सा तरीका बताता हूँ, यदि आप इसको समझ गए तो मुझे लगता है शायद आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी आज से। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, जैसे अगर आपसे बोला जाए इकाई, इकाई का मतलब होता है एक। अब बोला जाए दहाई, दहाई का मतलब होता है 10वां अंक। ठीक है, 10वां मतलब जैसे कोई संख्या दो, जैसे ये संख्या है 100, तो दहाई का अंक कौन सा हुआ, सेकंड नंबर। ठीक है, दाएं से, इधर दाएं से, दाया मतलब ये साइड। ठीक है, तो दाएं से सेकंड नंबर ही हो गया आपका जीरो, इसको बोलते हैं हम दहाई का अंक। अब दोस्तों मैं क्या करता हूँ, जब भी हमसे बोला जाए कि भाई दहाई का अंक, सैकड़े में तीसरा अंक, हजार में चौथा अंक जो कि इसमें लिख रखा है। अब आपको क्या करना है, जैसे आपको ये बात मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। जैसे बोला जाए आपसे दहाई, दहाई में दोस्तों एक चीज़ देखो कि कितने, एक के आगे कितनी जीरो है, एक। सैकड़े में कितनी जीरो है, दो। हजार में कितनी जीरो है, तीन। 10,000 में कितनी है, चार। लाख में कितनी है, पाँच। 10 लाख में कितनी है, छः जीरो। करोड़ में कितनी है, सात जीरो। तीन और दो पाँच और दो सात। ठीक है, तो आठवां अंक तो करोड़ होता है लेकिन उसके आगे जीरो कितनी होती है, सात। अब मैं आपको एक, इससे फ़ायदा क्या होता है, जब भी आपको बोले 1 करोड़ तो आपको याद रखना है कि भाई 1 करोड़ के अंदर एक के आगे 7 जीरो लगानी है। लाख के अंदर आपको ध्यान रखना है कि एक के आगे 5 जीरो लगानी है। 10,000 में आपको ध्यान रखना है एक के आगे 4 जीरो लगानी है। आपको या हजार में याद रखना है एक के आगे 3 जीरो लगानी है। ढाई मतलब आपसे बोला जाए ढाई मतलब 10, तो आपको एक के आगे 1 जीरो लगानी है। ठीक है, तो इस तरह आपको याद रखनी है ये चीज़। अब दोस्तों इसका फ़ायदा क्या मिलेगा वो मैं आपको अगले क्वेश्चन में बताऊंगा जो इस बार रीट में आया था। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है और समझनी है। तो जैसे बोला जाए आपको 1 लाख, तो आपको क्या करना है, एक एक लगा दिया। अभी लाख का मतलब 5 जीरो, एक दो तीन चार पाँच, ये 1 लाख लिखा आ गया। आपसे बोला जाए 10 लाख, तो आपको क्या करना है, लिखना है एक, और 10 लाख का मतलब कितनी जीरो, छः। तो एक दो तीन चार पाँच छः, तो ये इस तरह आपको लिखना है। अब इससे फ़ायदा क्या होता है वो मैं आपको क्वेश्चन करके बताता हूँ। जैसे दोस्तों इस बार ये रीट में एक सवाल आया था, 1 करोड़ 1 लाख 1,101 का अंकीय रूप। अब देखो जरा इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझना कि अब दोस्तों 1 करोड़ 1,01,101। अब दोस्तों यदि आप इसको करने की, सीधा ऐसे करने की कोशिश करोगे ना तो आप कंफ्यूज होगे कि किस तरह इसको किया जाए। तो दोस्तों मैं इसका एक पैटर्न बताता हूँ। जैसे सबसे सिंपल तरीका क्या होता है, जैसे आपका टाइम तो काफ़ी होगा वहाँ करने के लिए तो आप आराम से कर सकते हो। जैसे 1 करोड़ को कैसे, 1 करोड़ का मतलब क्या होता है, एक के आगे 7 जीरो। ठीक है, कितनी जीरो होती है एक के आगे, 7। एक दो तीन चार पाँच छः सात। ठीक है, अब उसके बाद आपसे पूछ रहा है 1 लाख। 1 लाख का मतलब क्या होता है, 5 जीरो के बाद एक आता है, या एक के आगे 5 जीरो। तो आप जैसे एक जीरो, दो जीरो, तीन जीरो, चार जीरो, पाँच जीरो और फिर एक लगा दिया। फिर आप बोल रहे हो 1,000। 1,000 का मतलब होता है 3 जीरो, एक दो तीन एक। ठीक है, फिर 101 का मतलब क्या होता है कि 100। ठीक है, 100 के आगे दो, एक के आगे दो जीरो, 100 का मतलब तो यही होता है। इसके बाद एक, तो यहाँ पे एक लगा दिया लास्ट में। ठीक है, मतलब जो भी है। अब इसको सबको ऐड कर दो, सबसे अच्छा तरीका बता रहा हूँ।
जैसे 0 0 0 1 लास्ट में 1 आ गया, फिर 0 0 0 0 आ गया, इसके बाद 0 0 1 आ गया यहाँ पे, फिर ये 0 0 1 आ गया, 0 1 0 1, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ गया, 101। ये देखो क्या लिखा है, 101, फिर 011 01, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब आप ऑप्शन दे सकते हो 101 011 01, ठीक है। बी ऑप्शन आपका आंसर आ गया। तो दोस्तों मुझे लगता है शायद आपको ये तरीका अगर अच्छा लगा, तो मैं तो ऐसी तरह करता हूँ। चलो एक बार हम वापस समझ लेते हैं दोस्तों, किसी को अगर समझ में नहीं आया हो तो। कि क्वेश्चन क्या है कि 1 करोड़, 1 करोड़ को इस तरह लिख लो आप, एक के आगे कितनी जीरो, 7, 4 5 6 7, 3 और 4 7, ठीक है। 1 करोड़ 1 लाख, लाख का मतलब क्या होता है, एक के आगे 5 जीरो, एक के आगे, तो 1 0 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद 1 करोड़ 1 लाख, फिर 1 हजार, 101, 100 और ये लास्ट में 1। अब इन उसको सॉल्व कर लो आप। सॉल्व कैसे करेंगे, अब देखो आप, ये दोस्तों 1 है, थोड़ा ध्यान रखना, एक, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1, फिर ये हो गया 0, फिर ये हो गया 1, फिर हो गया 1 0 1 0 1। तो ये आपका आंसर आ गया। तो मुझे लगता है आपको मेरे तरीके से समझ में आ जाए तो ठीक है, यदि आपका कोई अपना पर्सनल तरीका हो तो आप उसको भी यूज कर सकते हो। तो दोस्तों आज ये एक छोटी सी मैंने क्लास डाली है, तो आपको कैसी लगी ये आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, जैसी भी आपको लगी हो, ठीक है। एक सेकेंड। तो आज की ये पहली क्लास थी, तो यदि आपको अच्छी लगती है तो दोस्तों आप सभी को शेयर करें, और हम पूरी मैथ्स इसी तरह पढ़ेंगे, मैं आपको एक एक चीज़ समझाता हुआ चलूँगा। और बस मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली वीडियो देखें। और दोस्तों आप जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर कोशिश करें पूरी करने की, ताकि हम लाइव यूट्यूब पर आ करके आपको पढ़ा सकें और आप लोगों से बात कर सकें, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।